नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो अत्यंत इम्पोर्टेंट होने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है क्योंकि नॉन वालों का पेपर आज का हुआ था। फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी। ये वीडियो नॉन वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट ही है क्योंकि उनको सॉल्यूशन मिल जाएगा कि आप क्या करके आए हो और उनके आंसर क्या हैं। क्योंकि मानचित्र जो आपका आया था उसको मैं मानचित्र भरकर समझाने वाला हूँ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी भर लिया। आगे जो स्लाइड आएंगी उसमें अपन देखने वाले हैं कि कौन कौन से पॉइंट कहाँ कहाँ से आए थे। लेकिन रेगुलर वालों के लिए तो और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनका आगे पेपर होने वाला है। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये जो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन होते हैं नॉन वालों के, वो रेगुलर वालों के लिए ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि आगे जितने भी पेपर आने वाले हैं वो मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊँगा कि हमारा जो मॉडल पेपर हमने बनाया था उसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको है ना जो मानचित्र बनना था, संसार का मानचित्र आया था। ठीक है, ये संसार का मानचित्र है। इसमें आपको है जो 5 पॉइंट बनने थे, आपने भर लिए होंगे। अब ये जो 10 पॉइंट दे रखे हैं वो सारे के सारे 10 पॉइंटों को मैं मानचित्र में बताने वाला हूँ, क्योंकि किसी ने क्या किया होगा, किसी ने क्या किया होगा। ठीक है, तो चलो मानचित्र पर चलते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैंने ऑलरेडी मानचित्र भर दिया है। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, जो पहला आपका आया था वो भूमध्य सागर आया था। ठीक है, ये भूमध्य सागर देख रहे हो। भूमध्य सागर का भाग क्या है, देखो आराम से समझ लेना। जहाँ जहाँ पर मैं लाइन बता रहा हूँ आपको, यहाँ से लेकर ये जो भाग था, ये कौन सा भाग था? भूमध्य सागर। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ये सारा का सारा भाग क्या कहलाता है? भूमध्य सागर। और सहारा मरुस्थल आपका तीसरे नंबर पर आया था। दूसरे नंबर पर क्या आया था? अपलेशियन पर्वत। ये मैंने मानचित्र पर बताया था ऑलरेडी, और मानचित्र मैंने डाला भी था इसका। जिन्होंने देखा होगा उनके लिए है ना जो काफ़ी अच्छे अंक आने वाले हैं। ये उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर अपलेशियन पर्वत है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तीसरे नंबर पर आया था आपका सहारा मरुस्थल, अफ्रीका में है। आप ये भाग देख पा रहे हो, ये जो भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो ये भाग क्या कहलाता है? सहारा मरुस्थल। ठीक है, चौथे नंबर पर देखने वाले हैं कि चौथे नंबर पर क्या आया था। ये देखो, पंपास घास का मैदान है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। देखो ये पंपास मैदान। ठीक है, इसके बाद में है ना जो पांचवा जो आया था आपका यूराल पर्वत। देखो यूराल पर्वत मैंने बताया था, मानचित्र पर ऑलरेडी भरकर बताया था कि एशिया और यूरोप को ये जोड़ता है। तो यहाँ पर आपका है ना जो यूराल पर्वत आ जाता है। ठीक है, छठवा जो पॉइंट आया था, छठवां पॉइंट नील नदी। नील नदी भी मैंने भरकर बताई थी। ये देखो आपकी नील नदी, ये नील नदी है। ठीक है, तो भर लिया होगा आपने बढ़िया तरीके से। आसपास चलेगा, यदि आपने थोड़ा दूर कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नंबर आने वाले हैं आपके बढ़िया। सातवें नंबर पर सातवां नंबर पे आया था, हाँ ये आया था गल्फ स्ट्रीम धारा। ये देख पा रहे हो आप, गल्फ स्ट्रीम धारा। ये धारा है ना जो यहाँ से चलकर अटलांटिक महासागर है ना, यहाँ से अटलांटिक महासागर के दक्षिणी भाग से चलकर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाती है ये। तो इस प्रकार आपको बनाकर आना था ये। तो गल्फ स्ट्रीम धारा ये है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम ये आया था आपके, धारा नहीं लिखा आया था। ठीक है, तो ये धारा है। ठीक है, आठवां जो आप देखिए टोक्यो। टोक्यो जापान का एक प्रमुख नगर है। ठीक है, तो ये जो भाग देख रहे हो आप, यहाँ पर पॉइंट बनाकर आना था। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पर भी थोड़ा बहुत आसपास भी बना देते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, लेकिन यदि आपने ज़्यादा ही दूर बना दिया, यहाँ पर बना रखा है आपने, तो फिर वो सही नहीं होने वाला। ठीक है, रियो डी जेनेरो 90 पे क्या पॉइंट आया था? रियो डी जेनेरो ये भाग। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का भाग है, ब्राज़ील के क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, रियो डी जेनेरो। अब 10वां क्या आया था? ग्रीनलैंड। बिल्कुल ही ईजी आया था। मैंने बार बार बोला है कि आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ईजी पेपर आएगा। नॉन वालों का तो वैसे भी ईजी आता है। ठीक है, क्योंकि वो कॉलेजों में जा नहीं पाते। ठीक है, तो यहाँ तक हमने मानचित्र क्लियर कर लिया, 10 के 10 पॉइंट। ठीक है, अब अपन है ना जो ये कुछ क्वेश्चन आए थे आपके। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन आए थे आपके, तो इनमें से अपन को कितने करने थे? इसमें से आपको 5 करने थे। ठीक है, ये 5 करने थे, तो इनको देख लेते हैं। ये भी बिल्कुल ईजी आए थे। भूकंप मूल
आसान भाषा में है कि जहाँ से भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती हैं उस भाग को भूकंप मूल कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो, जिस स्थान पर भूकंप तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल कहते हैं। ठीक है, यह भूगर्भ में स्थित वह स्थान होता है जहाँ से भूकंप से उत्पन्न लहरें प्रसारित होती हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि एक्यूरेट आपने ये लिखा है, ठीक है, थोड़ा बहुत आसपास भी लिखा है तो बढ़िया नंबर आ जाएंगे। ठीक है, जिस स्थान पर है जो भूकंप की तरंगें सबसे पहले उत्पन्न होती हैं, आपने जो भूकंप वाले जो पार्ट है उनमें पढ़ा होगा इसको। ठीक है, ये देखो बिल्कुल ईजी आया था। जिग्साफिट एक सिद्धांत था, थ्योरी थी, किसने दी थी? 1920 में वैगनर ने दी थी। जब वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बताया था उसी में से आया है। ये सिद्धांत क्या था कि ये जो वैगनर था उसने जो वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं उनको एक ग्राफिक तरीके से फोटो के रूप में जोड़कर देखा। जैसे मैं आपको मानचित्र में देखकर समझा देता हूँ, दोबारा से कहीं पर भी पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उस वैगनर ने क्या बताया कि ये जो सारे महाद्वीप है ना, यदि इस भाग को इसमें जोड़कर बताया जाए ना, यदि ग्राफिक तरीके से इसको इसमें जोड़े तो जुड़ जाएगा आसानी से। ये भाग इसको इसमें ले जाएं तो जुड़ जाएगा, इसको इसमें ले जाएं तो जुड़ जाएगा। तो उन्होंने ये बताया कि सारे के सारे वर्तमान के जो 7 महाद्वीप हैं उनको यदि ग्राफिक तरीके से जोड़ा जाए तो आसानी से जुड़ जाएंगे। इसे ही क्या बोला जाता है? जिग्साफिट थ्योरी। ठीक है, वैगनर ने दिया था और इस वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत तो वो आया भी है, बड़ा क्वेश्चन भी आया है इस पर। ठीक है, आइसोस्टेसी, इसका दूसरा नाम क्या है? भूसंतुलन। ठीक है, ये क्या होता है? देखो, पृथ्वी की भूप्रपट्टी के सतह पर स्थित पर्वतों, पठारों और समुद्रों के उनके भार के अनुसार। ठीक है, पृथ्वी की जो भूप्रपट्टी है, जमीन अपन रहते हैं, वहाँ पर है ना जो पर्वत, पठार और समुद्र हैं। ठीक है, भूपट्टी के नीचे स्थित, अब नीचे की बात हो रही है, पिघली चट्टानों पर ऊपरी संतुलन बनाए रखने की अवस्था होती है। यानी ये जो ऊपर है ना पर्वत, पठार और समुद्र होते हैं, उनके नीचे जब पृथ्वी में है ना जो पिघली हुई अवस्था में जो चट्टानें होती हैं वो संतुलन बनाए रखती हैं। ठीक है, तो ये ही क्या सिद्धांत कहलाया? भूसंतुलन। ठीक है, भूमि का संतुलन। ठीक है, भौगोलिक चक्र आपने कर दिया होगा, इसका सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आपने क्या करके आए हो इसका। ठीक है, इसके बाद में महाद्वीपीय मग्न तट, आपको 5 करने थे तो मैं सारे ही बता रहा हूँ। ठीक है, महाद्वीपीय मग्न तट क्या होते हैं? समुद्र के जल में डूबे हुए महाद्वीपीय किनारों को महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। यानी महाद्वीपों का जो किनारे होते हैं वो जल में डूबे हुए हैं तो उनको क्या कहते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, विद प्रूफ दिखा देता हूँ। ये सारे के सारे महाद्वीप हैं। ठीक है, ये महाद्वीप है, ये भी महाद्वीप है। तो ये जो इसका जो तट है, ये सारे के सारे इसके तट है ना, वो महाद्वीपीय मग्न तट कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो तट है ना वो पानी में डूबे हुए हैं, क्योंकि ये सारे के सारे, ये सारा का सारा जो जल भाग है, जैसे ये भारत है, इसका ये भाग, ठीक है, ये अफ्रीका का भाग, तो ये जल में डूबा हुआ है। ठीक है, तो इसे महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है? ये छठा है उच्च ज्वार, जिसे दीर्घ ज्वार भी बोलते हैं। क्या होता है कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन है ना, जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी है ना, जो तीनों एक सिद्ध में आ जाते हैं। यानी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी है ना जो एक सिद्ध में आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि पृथ्वी पर है ना जो ज्वार की जो ऊंचाई होती है वो बढ़ जाती है और तीव्र गति से ज्वार आने लगते हैं। यानी जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना क्या कहलाता है? ज्वार। तो ये स्थिति होती है। ठीक है, इसके बाद में सौर कलंक, इसका भी आंसर बताना आप। ठीक है, जल्दी से बना रहा हूँ इसलिए इसका आंसर है ना जो कंफर्म नहीं है मेरा। सौर कलंक किसे कहते हैं? सौर कलंक यानी सूर्य की सतह है ना उस पर जो धब्बे हैं उनको सौर कलंक कहते हैं। जैसे जब सूर्य के किसी भाग का ताप अन्य भागों की तुलना में कम हो जाता है तो धब्बे के रूप में दिखता है, इसे सौर कलंक कहते हैं। यानी सूर्य का जो भाग है, जो सूर्य है, इस पर तापमान है ना जो यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये धब्बे के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं? सौर कलंक कहते हैं। ठीक है, छठा है वो नवा समताप रेखा। समताप रेखा का नाम है ना जो आप वायुमंडल का जो चैप्टर पढ़ा होगा उसमें बार बार सुना होगा। ठीक है, क्या है? समताप रेखाएं वे कल्पित रेखाएं हैं जो
समान ताप वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं। ठीक है, डोलड्रम देखो बिल्कुल ईजी आया था। डोलड्रम ठीक है, ये क्या है कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर, यानी ये कोई भूमध्य रेखा है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो 10 अक्षांशों तक निम्न वायुदाब की पेटी होती है, इसे ही शांत या डोलड्रम कहते हैं। देखो 5 डिग्री ये हो गई। ठीक है, 5 डिग्री ये हो गई। ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा हो गई और ये 5 डिग्री ये हो गई, 5 डिग्री ये हो गई। तो इसके बीच का क्षेत्र ये क्या कहलाता है? डोलड्रम रेखा कहलाती है। ठीक है, डोलड्रम कहते हैं या शांत पेटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वायुदाब है ना जो बहुत कम पाया जाता है, वायुदाब निम्न पाया जाता है, क्योंकि जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ पर वायुदाब कम पाया जाता है। तो यहाँ भूमध्य रेखा है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा तापमान पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन बड़े क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, बड़े क्वेश्चनों में क्या क्या आया था देखो, वेरी इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन है ना जो आएगा मॉडल पेपर में, मैंने बताया था कि वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को समझाइए। ये बार बार आता रहता है, आपकी जो रेगुलर वाले उनके आ सकता है वापस से। ठीक है, प्लेट विवर्तन सिद्धांत के द्वारा पर्वत निर्माण सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, इसके बाद में देखो ये थोड़ा कास्ट स्थलाकृतियों के अपरदनात्मक एवं निक्षेपात्मक स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। मैंने है ना जो पवन और हिमनद का अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक के रूप में जो बड़े क्वेश्चन बना के दिए थे। तो यहाँ पर है ना जो कास्ट आ गया, ठीक है, क्रस्ट आ गया, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर है ना जो आपके ये क्वेश्चन आ सकते हैं, जो मैंने बताए हैं ना वो क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी कर लेना, और वो जो 2 क्वेश्चन बताए हैं इससे संबंधित वो उन क्वेश्चनों को भी आप कर लेना। ठीक है, ठीक है। तो पहले जो सेक्शन है उसमें अपन के क्वेश्चन वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत आ गया। ठीक है, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये पेपर। ठीक है, 5वां देखो, वायुमंडल के संगठन से आप क्या समझते हैं, उसमें पाई जाने वाली विभिन्न गैसों के विषय में बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने बताया था मॉडल पेपर में, चाहे आपको विश्वास नहीं तो एक बार जाकर देख लेना। ठीक है, 6 है, पृथ्वी के तापक्रम के कटिबंधीय वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, और 7वां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर स्थायी पवन प्रणाली की तर्कयुक्त विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इनमें से कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है सारी। ठीक है, महासागरीय निक्षेपों पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, और ये आया था, देखो मैंने जो बताया था ना वो ये सारा का सारा था प्रवाल भित्ति के संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो कैसी लगी? इसी प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए और रेगुलर वालों के लिए तो इस चैनल को वरदान है आपके लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।